नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था पद के भेद। पद के भेद के अंतर्गत हमने सबसे पहले विकारी तत्व संज्ञा को शुरू किया था। संज्ञा के अंतर्गत लिंग पढ़ाए थे, वचन पढ़ाए थे। उसके बाद हमने तीसरा विकारक तत्व लिया था कारक। और इससे पहली कक्षा में हमने कारक अच्छी तरह से आपको समझाए थे कि कारक की क्या परिभाषा होती है, कारक के कौन कौन से भेद होते हैं, कारक को हम किस तरह से पहचानें, कैसे समझें कि किसका विभक्ति चिन्ह क्या है और वाक्य में वह किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अनेक नियम हमने आपको बताए थे, क्योंकि कभी कभी कोई एक कारक विभक्ति अनेक कारक भेदों के अंतर्गत आते हैं, तो उनको पहचानने की ट्रिक भी आपको हमने समझाई थी। आज उसी कारक के बहुविकल्पी प्रश्न हम आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं, ताकि कारक का विषय आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपके द्वारा ना हो सके। कैसा भी प्रश्न परीक्षार्थी आपसे पूछे, आप उसका समाधान आसानी से कर सकें, इस तरह से हर तरह का प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत करना है कि किस तरह के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, उसकी पहचान को ध्यान में रखना है कि हम कैसे कारक को पहचाने, कैसे उसके विभक्ति चिन्ह को पहचाने। तो ये सब सुनने के लिए चलिए हम आज आपकी अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कारक की विभक्तियों का अन्य नाम क्या है? तो हमने आपको बताया था कि कारक की जो विभक्ति है वो तीन तरह के नाम से जानी जाती हैं, या तो कारक चिन्ह, विभक्ति या पदसर्ग। तीनों चीजें हमारी एक ही हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कि कहीं आपका विभक्ति चिन्ह के नाम से पूछा जाता है, तो कहीं पदसर्ग के नाम से जाना जाता है, कहीं उसको कारक चिन्ह के नाम से पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों चीजें आपकी एक ही हैं। तो हमने सबसे पहला प्रश्न इसीलिए आपका ये पूछा है कि कारक की विभक्तियों का अन्य नाम है। अन्य नाम आपका है पदसर्ग, क्योंकि पदसर्ग, विभक्ति और कारक चिन्ह एक ही है। कारक कहलाते हैं संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, या इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए कि कारक की परिभाषा में आपको बताया गया था कि संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर तीसरे ऑप्शन में आपकी पूरी कारक की परिभाषा आ गई है। तो आपका तीसरा यानी कि ग ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड है, राम श्याम से चतुर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब आप देखेंगे संबंध कारक आपका नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने होता है। अब इस वाक्य में कहीं पर भी आपका संबंध कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। संप्रदान कारक में आपका को, के लिए, निमित्त, हेतु, वास्ते शब्द होता है, वो भी कोई प्रसर्ग आपका इसमें नहीं है, तो वो भी आपका कट हो गया। करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से होता है। अब हमारा कंफ्यूजन इन दोनों के अंतर्गत होता है कि हम इसे करण कारक माने या हम इसे अपादान कारक माने। तो आपको ये देखना है अब वाक्य में कि करण कारक वहां होता है जहां साधन या माध्यम होता है, कि जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है या जिस माध्यम से कर्ता कोई कार्य करता है, वहां हमारा करण कारक होता है। अब यहाँ पर कोई साधन या माध्यम नहीं है, अपितु यहाँ पर तुलना है। आपको हमने अपादान कारक में कई चीजें बताई थी कि अलग होने का भाव है, निकलने का भाव है, दूरी है, तुलना है, सीखना है, डरना है, लजाना है। इन सब के योग में हमेशा अपादान कारक होता है।
तो यहाँ राम श्याम से चतुर है, यानी कि तुलना की जा रही है। तो तुलना होने के कारण यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। निम्न में से विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म अशुद्ध है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि एक आपकी कारक विभक्ति है और दूसरा आपका कारक का नाम है। अब उसमें से कौन सा अशुद्ध है या कि गलत है? से करण सही आपका, क्योंकि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। अपादान से ये भी आपका सही है कि करण अपादान दोनों में से विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म का को ये भी आपका सही है, कर्ता ने कर्म को। में संबंध ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि में विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का होता है। संबंध कारक में का की रारी रे होता है, तो ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, तो यही युग्म हमारा अशुद्ध है। नेक्स्ट है, अधिकरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्रिया के आधार से, में और पर विभक्तियों से, क्रिया के स्थान व समय से, या तीनों सही है। अधिकरण की परिभाषा में आपने सीखा था कि क्रिया का आधार समय है या स्थान है, तो क्रिया के आधार से अधिकरण का संबंध होता है। में और पर विभक्ति अधिकरण कारक की होती है, और अधिकरण कारक में आपका स्थान और समय दिया होता है, यानी कि कालाधिकरण, स्थानाधिकरण, तो ये दोनों चीजें दी होती हैं। तो तीनों विकल्प सही होने के कारण हमारा चौथा विकल्प सही होगा कि तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, गांव वाले नौका से शहर पहुंचे, रेखांकित शब्द के कारक का नाम बताइए। अब आपका इसमें रेखांकित शब्द दिया हुआ है कि इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। कर्ता कारक, अब कर्ता कारक आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता कारक है आपका गांव वाले, क्योंकि क्रिया जिसके द्वारा होती है वो कर्ता होता है, नौका तो कर्ता नहीं है, तो कर्ता कारक आपका वैसे ही गलत हो गया है। कर्म कारक, कर्ता जिस कार्य को करता है वो कर्म होता है, अब नौका तो कर्म नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। करण कारक वो इसलिए क्योंकि नौका साधन है, कि नदी को पार करने का, गंगा को पार करने का साधन क्या है? नौका है, तो साधन होने के कारण आपका सही उत्तर होगा करण कारक। श्रीनिवासन ने आश्रम निर्माण के निमित्त धन भेंट किया, रेखांकित पद में कारक है। अब आप देखिए कि कर्ता कारक आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता कारक कौन सा है? श्रीनिवासन ने, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह भी दिया है, और धन किसने भेंट किया? श्रीनिवासन ने, कार्य श्रीनिवासन के द्वारा हो रहा है, तो ये आपका कर्ता कारक होता, तो ये कर्ता आपका गलत हो गया। कर्म कारक कि क्या कर्म किया? तो कर्म आपका धन है, धन भेंट किया, क्या भेंट किया? धन भेंट किया, तो कर्म कारक आपका धन है, तो ये कर्म कारक भी आपका नहीं हो सकता। करण कारक कोई साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक में निमित्त शब्द देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि निमित्त शब्द हमेशा हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपयुक्त का मतलब जो उचित नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, उसका परसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। वाक्य आपका सही है, सुनने में बोलने में सही लग रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। 8 बजने में 10 सेकंड है, ये भी आपका सही है। शिवा ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया, ये भी आपका सारे विभक्ति चिन्ह परसर्ग से ही आ रहे हैं। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका होना चाहिए था अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ पर को परसर्ग गलत है, से परसर्ग आना चाहिए था, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। हिंदी में कारक की विभक्तियों के कितने भेद माने जाते हैं? 8, 14, 7 या 10। ये दोनों रूपों में लिखा हुआ आ सकता है, आपका डिजिट में भी आ सकता है कि हिंदी में ये आपके नहीं लिखे, केवल 8, 7, 14 और 10 लिखा जा सकता है, या आपका इस तरह से शब्दों में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसलिए दोनों तरह से हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि कारक 8 होते हैं। अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज होंगे कि आपने, मैडम ने तो कारक 8 बताए थे, तो ये विभक्तियों के भेद यहाँ पर कहाँ से आ गए?
फिर ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपके लिए आ गया। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमारे 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कारण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक आपका सप्तमी विभक्ति। इस तरह से होते हैं और संबोधन कारक। तो इस तरह से विभक्तियों के भेद भी हमारे 8 ही माने जाते हैं कि जितने कारक उतनी ही विभक्तियां होती हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? अब आप देखिए, राम, दशरथ, रावण और पुत्र। अब कैसे हम इसे पहचानेंगे कम योग्यता? अब देखिए, दशरथ के साथ आपका के विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि दशरथ आपका कर्ता कारक हो गया और के आपका उसमें संबंध कारक। दशरथ के पुत्र राम ने, राम आपका कर्ता कारक है, दशरथ के पुत्र ये आपका संबंध कारक हो गया दशरथ के। राम ने आपका हो गया कर्ता कारक। रावण को, रावण के साथ को विभक्ति चिन्ह आ गया, कर्म कारक हो गया। अब आप देखेंगे कि पुत्र एक शब्द ऐसा है जिसके साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह आपका नहीं लगा हुआ है, कोई प्रसर्ग आपका नहीं लगा है, तो इसलिए पुत्र जो है वो आपका कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है कि जिसके साथ कोई कारक चिन्ह आपका प्रयोग नहीं किया गया है। हेमा को घर जाना है, रेखांकित पद में कारक है। अब आप देखेंगे कर्ता कारक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जाने की जो प्रक्रिया है वो हेमा के द्वारा होनी है। हेमा इसमें करता है क्योंकि हेमा को जाना है, घर आपका कर्म हो जाएगा, तो इसलिए ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। कर्म नहीं होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा और न ही आपका करण कारक होगा, ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब रेखांकित पद कौन सा है? भारत को। अब को पद चिन्ह जो है हमारा कर्ता कारक में भी आता है, जो इससे पहले वाक्य में था, हेमा को घर जाना है। को आपका कर्म कारक में भी आता है और को आपका संप्रदान कारक में भी आता है, इन 3 में आपका आता है। अगर आप विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग को ध्यान में रखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जब ये को हमारा 3 में ही आना है तो अपादान आपका वैसे ही कट हो गया, संबंध में नहीं आता है तो ये भी आपका कट हो गया, तो ये दोनों तो आपके वैसे ही कट हो गए हैं। अब आपके सामने बचे 2, या तो कर्ता कारक या संप्रदान कारक की, दोनों में आपका को विभक्ति चिन्ह आता है। अब यहाँ पर कर्ता कारक इसलिए नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि अमेरिका आपका कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि संप्रदान कारक वैसे भी देने के संदर्भ में हमेशा संप्रदान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको बताई थी कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसको कोई चीज दी जाती है वो संप्रदान कारक होता है। अब अमेरिका यहाँ पे भारत के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है तो के लिए की सेंस में भी आ रहा है और देने के सेंस में भी आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा संप्रदान कारक होगा। मैं अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, ये आपका अपादान कारक है कि जयपुर से आना अलग होना। सूर्य पृथ्वी से दूर है, दूरी का भाव आ रहा है तो ये भी अपादान कारक है। संजीव छत से कूद पड़ा, छत से गिरना अलग होना, ये भी आपका अपादान कारक है। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, जबकि आप देखेंगे कि चारों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है जो कि इसके अंदर भी है, लेकिन देखने का साधन आंखें हैं, आंखों से देखते हैं तो आंखें हमारे देखने का साधन है, देखने का माध्यम है, तो इसलिए ये हमारा अपादान कारक में नहीं आएगा, अपितु ये हमारा करण कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आप देखेंगे कि केवल जरूरी नहीं कि कारक के अंतर्गत हमारे वाक्य ही दिए हुए हों, कभी कभी समासिक पदों के बीच में भी हमारी कारक विभक्ति हो सकती है, क्योंकि ये जितने भी 4 आपके शब्द दिए हैं ये सब आपके समासिक पद हैं। अब समासिक पद में क्या है? सत्ताधीश, वहनारूढ़, गंगा जल, रेखा चित्र। अब सत्ता के ये संबंध कारक आपका हो गया, गंगा जल, गंगा का जल,
रेखा चित्र, रेखा से चित्रित, करण कारक हो गया। अब केवल वाहनारूढ़, वाहन प्लस आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़ना, वाहन माने सवारी, तो वाहन पर चढ़ा हुआ। अब पर विभक्ति चिन्ह हमारा अधिकरण कारक में आता है, तो इसलिए अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट है राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? अब कर्ता के अतिरिक्त देखिए क्वेश्चन कितना डिफरेंट करके आपसे पूछा गया है कि इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा कारक कैसे, कर्ता के अलावा। अब कर्ता तो आपका राम है, क्यों? क्योंकि लिखने का कार्य राम कर रहा है, राम कर्ता कारक हो गया। लिखता है क्रिया हो गई, तो केवल हमारा कलम से ये बचा है। तो कलम हमारा क्या है? साधन है लिखने का, और साधन किस में आता है? करण कारक में आता है। तो ये कर्म, अपादान, संबंध, ये तीनों आपके गलत हो गए, साधन होने के कारण हमारा करण कारक है। नेक्स्ट है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? अब आप देखेंगे कि वह और अगले साल दो इसमें कारक हैं। अब वह तो आपका कर्ता कारक है, कर्ता कारक इसके अंदर आपका कहीं दिया नहीं है। अब बचा हमारा अगले साल। अब अगले साल का मतलब क्या है कि इसमें समय दिया हुआ है, और समय, स्थान अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अगर ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि अधिकरण कारक के अंतर्गत हमारा समय और स्थान ही आता है, तो आप इससे तुरंत समझ जाएंगे कि अगले साल हमारा ये तीनों कारक ना होकर अधिकरण कारक होगा। अब इसमें आपका साल हो सकता है, महीना हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी महीना हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन आपका हो सकता है, घंटे हो सकता है, मिनट हो सकता है, प्रातः हो सकता है, शाम हो सकता है, दोपहर हो सकता है, कि सारी चीजें हमारे समय का बोध करा रही हैं। नेक्स्ट है अनिल मथुरा से आज ही आया है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। अब अनिल मथुरा से, अनिल कर्ता कारक है, कर्ता कारक इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। अब मथुरा से यानी कि मथुरा से अपने स्थान पर आया है, तो अलग होने का भाव हमारा आ रहा है, और अलग होने का भाव किस में आता है? अपादान कारक में आता है। तो जहां भी अलग होने का भाव, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है कि अलग होना, तो अलग होने का भाव जब भी आएगा तब आपका अपादान कारक ही होगा। आपका पत्र मिला, रेखांकित पद का कारक भेद बताइए। अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? अब आपका इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको संबंध कारक में बताया था का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने, और ये सारी चीजें हमेशा एक सर्वनाम शब्द के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, ये अलग नहीं होती। जबकि इतने कारक में आप देख रहे हो कि वो अलग होता है विभक्ति चिन्ह, और कारक पद अलग होता है। ये हमेशा मिलाकर लिखा जाता है, जैसे आपका, आपकी, आपके, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। आपने देखा कि सब सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर लिखा जाता है। तो इस तरह का शब्द जब भी आपको दिखाई दे रहा है, रेखांकित है, आप तुरंत पहचान जाइए कि वो आपका संबंध कारक ही होगा, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह और कारक पद अलग अलग कभी भी नहीं होते हैं। तो ये पहचान आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतेंदु ने रंगों के द्वारा चित्र बनाया, रेखांकित पद का कारक भेद बताइए। अब आपका रेखांकित पद है रंगों के द्वारा, से और के द्वारा पद हमारे करण कारक के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, और वैसे भी चित्र बनाने का साधन क्या है? रंग है, रंगों के द्वारा बनाया गया है। तो भारतेंदु आपका कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक भी दिया हुआ है, लेकिन रेखांकित पद हमारा रंगों के द्वारा है, और ये साधन होने के कारण आपका करण कारक होगा। ये दोनों कारक इसमें नहीं आएंगे। कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक, ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक। अब आप देखेंगे ओ लड़के के बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये आपका सही है। आसमान का रंग नीला है, अब आसमान और रंग के बीच का संबंध है, तो ये आपका संबंध कारक ठीक है, क्योंकि का विभक्ति चिन्ह भी आपका आ गया है।
छत के ऊपर चले जाओ। अब के ऊपर स्थान दिया हुआ है, स्थान हमारा अधिकरण कारक में आता है, तो ये आपका अधिकरण कारक भी ठीक है। केवल गलत क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ते का गिरना, तो ये करण कारक नहीं होगा, ये अपादान कारक होना चाहिए था, तो इसलिए ये क्रम हमारा गलत है। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? अब कर्म कार्य विभक्ति को होती है, क्योंकि कर्म कारक की पहचान हमारी को है कि कर्म को, लेकिन इन्होंने कहा है द्विकर्मक, कि जिस वाक्य में दो कर्म दिए हुए होते हैं, उस दो कर्मों में से हम किस कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करें और किसके साथ नहीं करें, वो चीज इसमें पूछी गई है। प्रधान कर्म पद के साथ, क्रिया पद के साथ, गौण कर्म पद के साथ या कर्ता पद के साथ। तो क्रिया पद के साथ तो गलत हो गया और कर्ता पद से भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्विकर्मक में पूछ रहे हैं। अब द्विकर्मक हमारे दो तरह के होते हैं वाक्य में, एक होता है प्रधान कर्म और एक होता है गौण कर्म। अब कौन सा प्रधान कर्म होता है, कौन सा गौण कर्म होता है, ये आपको पहचान रखनी है। मान लीजिए आपसे कहा जाए, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब बच्चों को और कहानी दो कर्म आपके दिए हुए हैं। अब आपको ये पहचानना है इसमें कि गौण कर्म कौन सा है और प्रधान कर्म कौन सा है। प्रधान कर्म आपका होगा कहानी, कि नानी ने बच्चों को क्या सुनाई, कहानी सुनाई। तो कहानी आपका प्रधान कर्म है और बच्चों को आपका गौण कर्म है। तो आपने देखा बच्चों को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमने गौण कर्म के साथ किया। इसी तरह से आप कह सकते थे, शिक्षक ने छात्र को गणित पढ़ाया। अब गणित आपका प्रधान कर्म हो गया और छात्र को गौण कर्म हो गया, तो छात्र के साथ हमने को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। यह सरल तरीके से आप ये भी समझ के याद कर सकते हो कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, तो वो प्रथम वाला जो पद है जिसके साथ को लगा है, वो गौण कर्म ही कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दो। अब कर्ता कारक पूछा है। अब शीला को रोटी खिलाओ, ये आपका कर्म कारक का हो गया। भाई शीला को भी और रोटी भी दोनों कर्म आपके दिए हुए हैं। विभा को पुस्तक दे दो, यहाँ पर विभा को देने के अर्थ में संप्रदान आना चाहिए और पुस्तक आपका कर्म हो गया। शाम को मत आना, शाम समय दिया है, अधिकरण कारक हो गया और हमसे पूछा है कर्ता, तो मोहन को जाना है, जाने का कार्य मोहन के द्वारा होना है, तो ये आपका कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, कानों सुनी बात अच्छी नहीं है, रेखांकित पद में कारक है। कर्ता कारक, कानों सुनी, कर्ता तो हो ही नहीं सकता, कर्ता तो क्रिया को करने वाला होता है, तो कर्ता कारक आपका गलत हो गया। अधिकरण में समय स्थान होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कर्म कारक, ये भी आपका सही नहीं है। मेन चीज ये है कि कानों से सुनी, सुनने का साधन कान है, सुनने का माध्यम कान है। कानों से कोई बात सुनी जाती है तो माध्यम या साधन होने के कारण कान, ये आपका करण कारक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? करण, अपादान, संप्रदान या कर्ता। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल पूछा था, वहां आपका रेखांकित था पद। यहाँ हमने रेखांकित नहीं किया है, केवल मात्र आपसे पूछा है कि इसमें कारक कौन सा है। अब कारक तो एक वाक्य में कई सारे होते हैं, आप कोई भी बता सकते हो, लेकिन ये देखना है कि उसमें कोई एक ऐसा कारक होगा कि उसके अलावा का कारक आपका वाक्य में नहीं होगा। मान लीजिए करण कारक है, करण कारक का कोई शब्द आपके वाक्य के अंदर नहीं है, कोई साधन माध्यम नहीं है। अपादान कारक का भी से चिन्ह आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। कर्ता कारक, कर्ता भी कोई करने वाला क्या है, वो आपका छिपा हुआ है, इसमें आपका स्पष्ट नहीं है, तो कर्ता कारक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि या तो धन आपका कर्म में होता है, तो कर्म यहाँ पे दे नहीं रखा है। गरीबों के निमित्त, निमित्त शब्द देखते ही भी आपको पहचान जानना है कि ये आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण,
कर्म कारक या संबोधन कारक। अब आप देखेंगे सीमा, इसमें दो कारक दिए हुए हैं, सीमा और कुत्ते से। सीमा कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक आपका कहीं दे ही नहीं रखा इन चारों में, तो ये आपका कट हो गया, अलग हो गया। अब दूसरा बचा कुत्ते से, आगे शब्द दिया हुआ डरना। हमने आपको बताया था डरने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो जैसे ही वाक्य में आपने देखा डरना और उससे पहले आपका से शब्द लगा है कि किससे डरती है, कुत्ते से डरती है, तो बाकी ऑप्शन तो देखना ही आपका बेकार हो गया। केवल आपका ध्यान चला जाना चाहिए अपादान कारक। लेकिन फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आपको ऑप्शन तब भी देखना चाहिए कि अगर हम करण कारक करते हैं तो क्या इसमें कुत्ते से कोई साधन माध्यम है, नहीं। संबोधन का कोई चिन्ह ही नहीं है आपका, ना ही कर्म कारक की कोई विभक्ति दे रखी है। नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कारक है, संप्रदान, कर्ता, कर्म या संबंध। अब राजा आपका कर्ता कारक है लेकिन वो रेखांकित नहीं है। अब आपका बचा सेवक को, तो तीन चीजें बार बार आपको हम बता रहे हैं, को विभक्ति चिन्ह कर्ता में, कर्म को संप्रदान में, तीन में ही आता है। और जब तीन में ही आता है और कर्ता हमारा है नहीं, संबंध में आता नहीं है, कर्म में आता है, तो कर्म कारक क्या आपका यहाँ पर होगा, वो क्यों, क्योंकि देने के अर्थ में। आपको हमने यहाँ कंफ्यूजन यही हुआ ना आपका, संप्रदान और कर्म दोनों में को आता है। अब दोनों में से हमें सोचना है कि हम किसको सही माने, कौन सा उत्तर हमारा सटीक होगा, हमें ये देखना है। अब आप देखिए कंबल आपका कर्म हो जाएगा। भाई क्या देता है, कंबल देता है, किसके लिए देता है, सेवक के लिए देता है। तो को विभक्ति चिन्ह होने पर भी ये के लिए का अर्थ दे रहा है। और फिर दूसरी पहचान है देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होता है, तो इसलिए ये आपका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। हमारे प्रश्न को सही करने के लिए आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके ऑप्शन पे, उसके नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी मेरी आंखों से पानी निकलता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, आंखों से। फिर आप देखिए कर्म कारक में से विभक्ति चिन्ह नहीं होता, संबंध कारक में नहीं होता, तो दोनों आपके एक बार में ही काट दीजिए। पेंसिल अपने पास रखिए, उसको तुरंत एक एक करके काटते रहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। बची हमारे सामने दो चीज, करण और अपादान, दोनों का चिन्ह से होता है। अब आप देखिए आंखों से पानी निकलता है, तो आंखों से पानी यानी कि आंखों से आंसू अलग होने का भाव, तो अलग होने का भाव अपादान कारक में आएगा, साधन नहीं है तो करण कारक आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है हाय भैया इसे तनिक भी लाज नहीं आती, रेखांकित पद में कारक है। ये तो सबसे सरल है, क्यों, क्योंकि हाय भैया के बाद आप देखिए संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये तो सबसे पहले पहचान में आ जाना चाहिए कि ये हमारा संबोधन कारक होगा जिसमें भी संबोधन चिन्ह लगा होगा। इस तरह का प्रश्न तो बहुत सरलता से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राम ने रावण को मारा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, माँ अपने बच्चे को मारती है। अब संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। अब राम खाना खाता है, इसमें कोई संबंध है ही नहीं, राम आपका कर्ता हो गया, खाना आपका कर्म हो गया। राम ने रावण को मारा, ये भी कर्ता हो गया, रावण को कर्म हो गया। राधा का कुत्ता, अब का चिन्ह हमारा इसी में आया है, बाकी आप देखिए का, की, के किसी में नहीं आया है, तो इसी से आपको राधा और कुत्ते के बीच के संबंध को बताया गया है, तो हमारा सही उत्तर इसलिए गा वाला होगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। फिर यहाँ पर आप देखिए से विभक्ति चिन्ह, से विभक्ति चिन्ह से तुरंत समझ जाइए या तो करण कारक होगा या हमारा अपादान कारक होगा, तो इन दोनों को छोड़कर अधिकरण और कर्म कारक को तो पहले ही क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। अब दोनों में हमें समझना है कि कौन सा हो सकता है, तो आदर बढ़ता है, किस से बढ़ता है, सेवा सत्कार से, तो हमारा सेवा सत्कार माध्यम हो गया आदर बढ़ने का, कि सेवा सत्कार के कारण हमारा आदर बढ़ता है, तो साधन होने के, माध्यम होने के कारण ये आपका करण कारक होगा, अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि अलग होने का भाव इसमें नहीं है। नेक्स्ट है निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक का परसर्ग चिन्ह है, रवि से बड़ी है यानी कि तुलना,
से। अब तुलना हमारी किस में होती है? अपादान कारक में होती है, क्योंकि वही बात है, से विभक्ति चिन्ह इन दोनों का ही होता है, ये दोनों आपके पहले ही गलत हो गए। अब यहाँ तुलना करी गई है कि निशा रवि से बड़ी है, तुलना होने के कारण ये हमारा अपादान कारक होगा, करण कारक नहीं होगा। वह सोमवार को आएगी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब आप देखिए, वह सोमवार, दो ही चीजें आपकी दी हुई हैं। अब यहाँ जबकि को विभक्ति चिन्ह आया है और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कर्ता, कर्म और संप्रदान में को आता है, लेकिन जब हमने आपको अधिकरण कारक के नियम बताए थे तब भी हमने कहा था कि यदि समय के साथ, कि सोमवार, सोमवार दिन का नाम है, अगर दिन के नाम के साथ इस तरह से, या समय कोई हो सकता है शाम को, सुबह को, तो इस तरह से अगर आपका को विभक्ति चिन्ह लगा है तब भी आपका ये अधिकरण होगा। तो को विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक में भी आता है, केवल समय को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसलिए आपका ये कर्म कारक नहीं है, क्योंकि अपादान संबंध का तो ये चिन्ह ही नहीं है को। कर्म कारक अधिकरण बचा, ये कर्म भी नहीं है क्योंकि कोई कार्य नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये आपका अधिकरण कारक होगा, क्योंकि सोमवार हमारे दिन को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। नेक्स्ट है, सोनू के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में कर्ता है। अब सोनू भाई, पुरस्कार सोनू का भाई। अब आप देखिए, सोनू, क्या आप सोनू को कर्ता कर देंगे तो फिर भाई ने क्या होगा, क्योंकि ने विभक्ति चिन्ह हमारा भाई के साथ लगा हुआ है। सोनू के हमारा संबंध कारक का चिन्ह है, तो सोनू के ये आपका संबंध कारक हो गया। भाई ने, ठीक है, और प्रथम पुरस्कार, पुरस्कार आपका कर्म के अंतर्गत आ जाता है, तो कर्ता नहीं हो सकता, हमसे पूछा है कर्ता। तो कर्ता आपका ये भी नहीं कि आप सोनू का भाई पूरा कर दो एक साथ, नहीं, क्योंकि सोनू और भाई के बीच के संबंध को, ये तो आपका संबंध कारक हो गया, तो आपका सही उत्तर केवल होगा भाई। और वैसे भी ने विभक्ति चिन्ह आपका भाई के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब कर्ता कारक नहीं हो सकता क्योंकि कर्ता कारक वीरों ने, ये आपका नहीं दिया हुआ है। करण कारक नहीं हो सकता, अपादान कारक नहीं हो सकता क्योंकि आपका कहीं भी से विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो तीनों आपके वैसे भी कट हो गए हैं। अब बचा आपका संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में हमने आपको फिर वही बताया था, निमित्त, हेतु, वास्ते, को और के लिए। तो ये हेतु शब्द का मतलब है देश के लिए, तो हेतु होने पर ये आपका संप्रदान कारक होगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, या उपर्युक्त सही। अब देखिए, तीनों अपादान कारक के हैं। राधा घर से निकली अलग होने का भाव, सीता गीता से अच्छा गाती है तुलना का भाव, मुझे आपसे बहुत डर लगता है डरने का भाव। तो तीनों चीजें हमारी अपादान कारक में आती हैं, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है, कर्म कारक को में आता है, जिस कार्य को किया जाता है। करण कारक में हमने फिर आपको बताया था कि जिस साधन से, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है वो हमेशा हमारा करण कारक में आता है। जैसे मोहन चाकू से फल काटता है, तो चाकू की सहायता से फल काटा। मोहन पेंसिल से चित्र बनाता है, पेंसिल की सहायता से चित्र बनाया गया। तो जिस भी सहायता से, जिस भी साधन से कार्य किया जाता है वो हमेशा हमारा करण कारक में ही आता है। कील जोर से मत ठोको, रेखांकित शब्द के कारक का नाम बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। अब कील के बाद हमारा कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है, क्यों? विभक्ति चिन्ह न देने पर भी हम इसको अगर ध्यान से सोचें तो हम ये कहेंगे कील को जोर से मत ठोको, तो को हमारा अर्थ निकल कर आ रहा है। तो इसलिए ये कर्ता कारक या करण कारक नहीं है, क्यों? करण का कोई से नहीं है। संप्रदान नहीं है क्योंकि के लिए या कोई आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, सेंस निकलना है। तो ये आपका आएगा कर्म कारक के अंतर्गत। बंदूक से गोली चली, रेखांकित पद में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान, संप्रदान, करण या संबंध। अब संबंध आपका नहीं हो सकता, काकी के नहीं है।
संप्रदान नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी पहचान का कोई विभक्ति चिन्ह आपका नहीं है। केवल आपका अपादान और करण बचा जिसमें से आपका आता है। लेकिन बंदूक से गोली चली यानी कि बंदूक से गोली अलग हुई, किसी भी जाके शत्रु के जाके लगी तो बंदूक से अलग होकर गोली शत्रु के जाकर लगी, तो अलग होने का भाव यह है, तो अपादान कारक इसके अंतर्गत आएगा। विकास अपने गुरु डैश श्रद्धा रखता है, ये फिलअप है आपका डैश। उचित विभक्ति चिन्ह भरिए, को, में, से या पर। इस तरह से भी प्रश्न आपका आ जाता है, यानी विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है। ये तो नहीं कहोगे ना विकास अपने गुरु को श्रद्धा रखता है, को ना सुनने में अच्छा लग रहा है ना बोलने में। गुरु में श्रद्धा रखता है वो भी आपका सही नहीं आ रहा है, और गुरु से वो भी आपका उचित नहीं। मैंने गुरु पर श्रद्धा रखता है। नेक्स्ट है आपका, अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो। इस वाक्य में के किस कारक का परसर्ग है? अब यहाँ के पूछा है, हमें बाकी नहीं देखना है, ना हमें शुरू का देखना है, ना हमें तार से देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे के शब्द दिया है। तो अगर अरे बच्चों होता तो संबोधन कारक होता, ये वैसे ही आपका कट हो गया है। करण कारक अपदान कारक कट हो गया, क्योंकि तार से हमने पूछा ही नहीं है तो दोनों कट हो गए। इसका मतलब क्या है, बिजली के संबंध कारक, बिजली और तार के बीच का संबंध के विभक्ति चिन्ह बता रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होगा संबंध कारक। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आपके सामने हमने स्पष्ट किए कि इस तरह के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के अन्य उदाहरण का भी समाधान करने का आप प्रयास करें, और सारे नियम जिस तरीके से आपको बताए गए हैं तो उन नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, पहचान की चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो कभी भी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 100% मार्क्स आपको मिलेंगे यदि इस ट्रिक से आपने कारक को पढ़ा, सुना और समझा, अच्छी तरह से आपने याद किया, तो कभी कारक का प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता आपका। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ उसको शेयर कीजिए, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, उसकी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें और आप उससे ज्ञान अर्जित कर सकें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।